हेलो एवरीवन। वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स। हिस्ट्री करंट अफेयर्स का ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। 1920 के दशक में भारत के अंदर काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज ने जन्म लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था रशिया के अंदर, वहाँ से मार्क्सिज्म और सोशलिस्ट आइडियाज़ भारत के अंदर भी आए। और खास करके यूथ जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सडन विड्रॉवल से नाखुश थे। वो अट्रैक्टेड भी नहीं थे पार्लियामेंट्री वर्क जो स्वराजिस्ट करते थे, या नो चेंजेस की जो पॉलिसी थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ ताशकंद के अंदर 1920 में, जो कि एम एन रॉय और अवनी मुखर्जी ने की थी। ये जो मार्क्सिज्म आइडियाज आए थे इसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस हुए थे 1920 के दशक में इंडिया के अंदर। जैसे कि कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस 1924 में हुआ, मेरठ कंस्पिरेसी केस। ये केसेस आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई थी, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसने अपना नाम बाद में चेंज करके HSRA रख लिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सभी इनका एक हिस्सा थे HSRA का। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दिसंबर 1928 में हुआ था, जिसमें भगत सिंह जी ने ब्रिटिश ऑफिसर को गोली से मार दिया था। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रैल 1929 के अंदर बम भी फेंका था भगत सिंह और बी के दत्त ने। फिलोसफी ऑफ बम एक बुक थी जो भगवती चरण ने लिखी थी। बंगाल के अंदर भी कुछ ऐसे ही वाक़ये हुए। 1924 में गोपीनाथ साहा ने एक कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के ऊपर असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। अप्रैल 1930 के अंदर चिटगोंग आर्मरी रेड हुई। सूर्य सेन जो एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने इस रेड को लीड किया। और बेसिकली एक बच्चों और औरतों की फौज ने ये काम कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पे। आइए इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में से कांग्रेस ने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? तो इसमें चार ऑप्शन है, इसका आंसर है सी, सेकंड। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, फर्स्ट और थर्ड नहीं की थी। आइए जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री पार्ट 3 की वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी ने जब सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, तो ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रपोज की जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन क्योंकि गांधी जी ने सीडीएम रोकने से मना कर दिया था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाला था। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए अटेंड भी नहीं की थी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स और प्रिंसेस, इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की। लेकिन फर्स्ट आरटीसी का कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि गांधी जी को रिलीज किया जाए। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और कांग्रेस के जो बाकी मेंबर्स थे उनको रिलीज किया गया। गांधी इरविन पैक्ट हुआ दिल्ली के अंदर, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें इरविन ने बोला गांधी जी को कि आप सीडीएम स्टॉप कीजिए और आरटीसी में आप पार्टिसिपेट करें। गांधी जी ने बोला कि वो तभी इस मूवमेंट को स्टॉप करेंगे अगर उनकी डिमांड मानी जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने एग्री किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड मानी। ऑर्डिनेंस जो उन्होंने बनाया था, लॉ बनाए थे, उसको विड्रॉ किए। ये जो लॉ बनाए गए थे ब्रिटिशर्स ने, इस सीडीएम के अगेंस्ट कुछ लॉज बनाए थे तो उनको विड्रॉ किया। जितने भी डिटेनीज थे, अरेस्टेड लोग थे सीडीएम के दौरान, उन सभी को ब्रिटिशर्स ने रिलीज किया। ब्रिटिश सरकार ने ये भी किया कि कुछ लोगों को सॉल्ट अलाउ किया कि वो कलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी अलाउ किया कि जो लोग हैं वो पीसफुल पिकेटिंग कर सकते हैं, स्पेशली लिकर शॉप की। गांधी जी ने ये सभी उनकी डिमांड क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मान ली थी, इसलिए उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का फैसला किया। और उन्होंने सीडीएम भी डिसकंटिन्यू कर दी थी उस टाइम पे। गांधी इरविन पैक्ट का जो अप्रूवल है वो कांग्रेस कमेटी ने अप्रूव किया था कराची कांग्रेस सेशन के अंदर मार्च 1931 में। ये सेशन वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रिसाइड किया था। इस सेशन में दो और रेजोल्यूशन हुए थे। पहला रेजोल्यूशन ये था कि भगत सिंह से रिलेटेड, क्योंकि भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी थी, तो उस रिलेटेड एक अनाउंस किया कांग्रेस ने कि वो वॉयलेंस जो किया है भगत सिंह जी ने उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रेवरी, बहादुरी दिखाई है भगत सिंह और उनके साथियों ने, और उनका जो देहांत हुआ था जेल के अंदर, उसकी वो सराहना करते हैं। एक और रेजोल्यूशन ये हुआ था कि फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को सपोर्ट मिला। और स्वराज जो टर्म था उसको एक फॉर्मली स्पेल किया था, पूरा डिफाइन किया गया था। कांग्रेस ने डिफाइन किया कि लोगों के लिए स्वराज का क्या मतलब रहेगा।
इसी के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी दिसंबर 1931 के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बात बनी नहीं। गांधी जी वापस इंडिया आ गए और CDM 2.0 लॉन्च हुआ दिसंबर 1931 के अंदर। गांधी जी फिर से अरेस्ट हो गए और अप्रैल 1934 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो CDM विड्रॉ करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नीचे दिए हुए इवेंट्स को समय के अनुसार सीक्वेंस में लगाना है। इसका आंसर है सेकंड, BFAC। आइए इन सभी इवेंट्स को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने बिना कांग्रेस के पूछे पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दिया था कि भारतीय लोग भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअल में था नहीं। इसलिए कांग्रेस जो है वो काफ़ी नाराज़ थी गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से। कांग्रेस ने ये बोला सरकार को कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे अगर आप हमारी दो शर्तें मानोगे। पहली, सेंट्रल लेवल पे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाए। दूसरी चीज़, इंडिया की इंडिपेंडेंस की जो डेट है वो डिफाइन की जाए कि कब हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन सरकार ने ये दोनों ही डिमांड जो है कांग्रेस की ठुकरा दी थी। इसके अलावा उन्होंने अगस्त ऑफर रखा कांग्रेस के सामने, जिसमें 5 चीज़ें उन्होंने ऑफर की थी। पहली चीज़, डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा इंडिया को, यानी कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंस तो नहीं गेन कर पाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर ही उनको रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तीसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। चौथी चीज़, इंडियंस ही डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखना है। पांचवी चीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सहमति के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू जी ने बोला था कि डोमिनेंट स्टेटस कॉन्सेप्ट जो है ये तो बहुत पुराना हो चुका है, हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। गांधी जी ने भी ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए सितंबर 1940 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें हर एक इंसान कोशिश कर रहा था सत्याग्रह करने की और दिल्ली जाने की, दिल्ली चलो मूवमेंट। फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मादत्त। इन तीनों को जेल में डाल दिया था बिकॉज इन्होंने सत्याग्रह शुरू करते ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो वॉलेट ऑटोमेटिकली हो गया था। मई 1941 तक 25,000 लोगों को जेल में डाल दिया था इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण। और मई 1941 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह को खत्म किया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया के अंदर, और ये जो प्रोविजंस थे क्रिप्स मिशन के, इनको प्रपोजल्स ऑफ पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उस टाइम पे कोई रेलेवेंसी थी नहीं। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि जो इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र है इंडियंस को वो तो नहीं की जाएगी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अब भी सुप्रीम रहेंगे, और इंडियंस की जो सरकार है वो अलाउड नहीं की गई थी उस टाइम पे। क्रिप्स मिशन भेजने का कारण यही था कि ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा हार रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और उन्हें इंडियंस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे लेने के लिए। अलाइज से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि इंडियंस का सपोर्ट जल्द से जल्द मिले, लेकिन कांग्रेस ने ये प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने की घोषणा की थी। अगस्त 1942 में कांग्रेस की मीटिंग हुई ग्वालियर एंड बॉम्बे के अंदर। वहाँ पर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको अडॉप्ट किया। स्लोगन रखा गया डू और डाई, और डिमांड ये रखी गई कि तुरंत ब्रिटिश सरकार का जो राज है वो ख़त्म होना चाहिए। एक CDM अगेन लॉन्च हुआ था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, और ये भी कहा गया था कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार का विड्रॉवल होगा तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। काफ़ी सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटी हुई जो लीड की थी RM लोहिया, JP नारायण, अरुणा असफ अली, उषा शर्मा, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराने का, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, RP गोयनका जैसे लोगों ने। उषा मेहता जी ने एक अंडरग्राउंड रेडियो भी चालू किया था उस टाइम पे। ब्रिटिश सरकार काफ़ी परेशान थी इस रेडियो से, क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन अनाउंसमेंट कर रहा है ये सारे अंडरग्राउंड बैठ के। पैरेलल गवर्नमेंट भी शुरू हुई थी बलिया और सतारा के अंदर। बलिया में चिट्टू पांडे पांडे की सरकार बनी, जो कि ब्रिटिश सरकार के पैरेलल में ही एक अलग सरकार थी और लोगों को चलाती थी। सतारा में भी प्रति सरकार नाना पाटिल और वाई बी चौहान ने चलाई, और ये सबसे लंबी पैरेलल सरकार थी जो 1 साल से ज़्यादा रही। फरवरी 1943 में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो चुका था ब्रिटिश सरकार के यहाँ साइड से भी, तो गांधी जी ने अगेन आमरण अनशन की घोषणा करी, और वायलेंस को देखते हुए वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ से भी 3 मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया था। 1943 में बंगाल के अंदर सूखा पड़ा, जिसमें करीब 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और सूखे का कारण यही था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान काफ़ी ज़्यादा फूड की जो डाइवर्जन है वो आर्मी की तरफ हो रही थी। जो इंपोर्ट हुआ करते थे राइस के बर्मा से, साउथ ईस्ट एशिया से, वो बंद हो चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रही थी वॉर के दौरान। 1944-45 में CR प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था कांग्रेस की तरफ से,
सी राजागोपालाचारी प्लान भी इसको कहा जाता है। और इसमें बेसिकली जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी एक सेपरेट कंट्री बनाने की, पाकिस्तान बनाने की, उसको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन ये लीग ने रिजेक्ट कर दी थी, इसीलिए प्लान फेल हो गया। 1945 में कांग्रेस से देसाई जी ने कोशिश की फिर से मुस्लिम लीग के जो लियाकत हैं उनसे बात की जाए और कुछ वे आउट निकाला जाए। यहाँ पर भी जो ड्राफ्ट प्रपोजल थे वो भी मुस्लिम लीग ने मना कर दिए थे। उसमें ड्राफ्ट प्रपोजल में यही कहा गया था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें लीग के मेंबर्स रहेंगे। तो ये जो प्रपोजल है ये भी मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने की कोई भी बात नहीं की गई थी। जून 1945 में ब्रिटिशर्स ने वॉवल प्लान प्रपोज किया इंडियंस को। कांग्रेस लीडर्स को रिलीज कर दिया गया था जेल से जून 1945 के अंदर। इसका सिंपल रीज़न यही था कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था उस टाइम पे, और उनका आइडिया यही था कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको दोबारा से बनाया जाए। और ये भी कारण था कि इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन स्केड्यूल थे 1945 के अंदर, और जो कंजर्वेटिव की जो सरकार थी वो ये चाहती थी कि इंडियंस उनको सिंसियरली देखें। और एलआई से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि और इंडियन कॉपरेशन मिले। नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार ने आईएनए ट्रायल्स किए, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके अगेंस्ट ट्रायल्स किया था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि इन सिपाहियों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया था आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन के। इस ट्रायल के अंदर ये ट्रायल जो है भारतीयों के यूनिटी के काम आया, क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग रिलीजन के इंडियंस जो हैं उन तीनों को एक साथ फांसी पर देखकर सभी इंडियंस के अंदर जो फ्रीडम की जो भावना है और जो देशभक्ति की भावना है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी। इसके तुरंत बाद फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी मेंटेन हुई, क्योंकि एक छोटे से नेवी सिपाही ने शिप पर लिख दिया था ब्रिटिश क्विट इंडिया। तो उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने जब एक्शन लिया तो नेवी और आर्मी के लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट ही धावा बोल दिया था। और तभी ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि जब तक नेवी और आर्मी यानी कि जो फौज के जो लोग हैं अगर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं है तब तक ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को छोड़ने की प्लानिंग की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया। कैबिनेट मिशन प्लान ने 3 ग्रुप बनाए एबीसी, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम लीग भी डिमांड कर रही थी एक अलग स्टेट का और कांग्रेस उसको अपोज कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए यही प्लान किया कि 3 ग्रुप बनाए जाएं और लोगों के वोटिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाए कि क्या स्टेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए अलग से। तो इसमें 3 ऑप्शन दी गई थी। एक कि यूनिट पूरा जो भारत है वो एक ही रहेगा, कोई अलग स्टेट नहीं बनाएगा। दूसरा ये ऑप्शन था कि लोग अपना अलग-अलग स्टेट बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो उनके लोग हैं वो कैसे वोटिंग कर रहे हैं। तीसरा ये था, डायरेक्ट नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट था, कि पाकिस्तान स्टेट को बनाया जाएगा। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग ने ये जो इलेक्शन थे ये बॉयकॉट किए थे, और मुस्लिम लीग ने ऑर्डर कर दिया था एक डायरेक्ट एक्शन जिसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। हिंदू और मुस्लिम जो हैं स्पेशली बंगाल एरिया में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था जान माल का, 5,000 लोग मारे गए थे। 1946 अक्टूबर के अंदर मुस्लिम लीग ने देखा कि जब कुछ डायरेक्ट एक्शन लेने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुस्लिम लीग ने फाइनली गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पर भी उनकी अप्रोच ये रहती थी कि गवर्नमेंट को कुछ काम ना किया करने दिया जाए, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच रहती थी ताकि गवर्नमेंट डिसफंक्शन हो जाए। 1947 फरवरी के अंदर अनाउंस किया क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटिश सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 जो है ये भारत की आज़ादी की डेट रहेगी। ये अनाउंस किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सारी पार्टीज शॉक हो जाएं, और क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था इसलिए सभी पार्टीज एक डेट फाइनल डेट सुन के ट्राई करेंगी, कोशिश करेंगी कि वो भी एक फाइनल सॉल्यूशन पे आ जाएं। और ये अनाउंसमेंट इसलिए भी की गई क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो एक सिंसेरिटी अपनी दिखाना चाहते थे इंडियंस को कि वो सच में एक्चुअल में चाहते हैं कि इंडियंस जो है वो आज़ाद हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।